नमस्कार शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एंड दोस्तों, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि 99 सीट लेकर के नेता विपक्ष बहुत उछल कूद कर रहे थे, राहुल गांधी। लेकिन हरियाणा की जैसे ही हार होती है, उनकी हवा खराब हो गई, जैसे कि आजकल दिल्ली की हवा खराब है। तो शिवम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे राहुल गांधी की कुंडली एकदम से बदल के रख दी है, क्योंकि उनके सितारे एकदम गर्दिश में हैं। जी, मनविंदर जी, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय देखिए, श्री राम। हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत ज्ञानी और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक कहावत दी थी कि 99 के फेर में कभी मत पड़ना। राहुल जी 99 के फेर में पड़े और उनकी कुंडली पलट गई। और दिक्कत राहुल गांधी के साथ दिक्कत यहीं पर होगी। हुआ क्या, राहुल गांधी जिस तरीके से इतनी बार राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया, हर बार बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान है उन्हें इतनी बार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पेट डायलॉग है राहुल गांधी पे, वो इतनी बार लॉन्च हुए जितनी बार इसरो ने अपने रॉकेट लॉन्च नहीं किए। लेकिन इसरो के लगभग सब रॉकेट पास हुए और अपनी ऑर्बिट में पहुंच गए, और राहुल गांधी हर बार क्रैश लैंड होकर समुद्र में आकर गिर गए। ये हालत है राहुल गांधी। आज हम बात करेंगे किस तरीके से राहुल गांधी की जो राजनीति है जो वो बढ़ रही है। अब आने वाला जो समय है, ना ही सिर्फ भारत के अंदर उनके लिए बहुत दिक्कत परेशानी आने वाली है, बल्कि जो बाहर लोग हैं वो किस तरीके से नाखुश हैं। जिस तरीके से कुछ बेट लगाया हुआ था देश में और विदेश में, बहुत सारे लोगों ने, तो किस तरीके से वो एक तरीके से जो फेल होता दिखाई दे रहा है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। दरअसल 4 जून वो समय था जो इस भारतीय राजनीति का इन्फ्लेक्शन पॉइंट, उसे मैं कह रहा हूं। क्यों, कम से कम पिछले 4 महीने की राजनीति को देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि वो भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। जो भाजपा के पक्ष के लोग हैं, जो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, उन्हें ये लगा यार भाजपा कमजोर हो गई है। उन्हें धक्का लगा, उन्हें दिक्कत हुई, परेशानी, उन्हें लगा यार मोदी कमजोर हो गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया भाई मोदी का रिप्लेसमेंट लाओ। इस हार में तो अमित शाह की दिक्कत परेशानी है, अमित शाह की वजह से हार रहे हैं। योगी का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्स करेक्शन किया है पिछले 4-5 महीने में, लगभग 125 दिन के अंदर, वो अप्रत्याशित है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही एक दूसरा पक्ष था जो राहुल गांधी का पक्ष था, जो एंटी बीजेपी ब्रिगेड थी। उसे लगा भैया यही समय है जब अब बीजेपी को पकड़ा जा सकता है, उसकी गर्दन से उसे दबोचा जा सकता है, और कोई दबोच सकता है तो राहुल गांधी दबोच सकता है। उन्हें बड़ी खुशी हुई। राहुल गांधी को कोई कहने लगा जननायक है, कोई कहने लगा उन्होंने पदयात्रा की, कौन सी थी वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो असली में भारत तोड़ो यात्रा थी। वैसे असली में भारत तोड़ो यात्रा थी, क्योंकि आप केरल में किस पादरी से मिल रहे हैं सबको पता है, आप क्या क्या बयान देते जा रहे हैं वो सबको पता है। फिर जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 थी वो तो कंप्लीट फेलियर ही थी, वो तो वहां पे तो कुछ हुआ नहीं। आपने मतलब जो आपके साथ जो ट्रॉलर्स चल रहे थे जिनके अंदर आप यात्रा करते थे, उसके पैसे तक नहीं दिए आप, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति बदली, उन्हें लगा यार राहुल गांधी है तो भैया ये युग पुरुष है, ये एक तरीके से जननायक आ गया और ये कुछ करेगा। लेकिन जो यूफोरिया था, जो हवा थी गुब्बारे के अंदर, वो एक झटके में निकल गई। सिर्फ 120 दिन, राजनीति में बहुत बड़ा समय नहीं होता, 120 दिन के अंदर मोदी ने पूरी की पूरी राजनीति पलटी। अब इन्हें ये लगा राहुल गांधी को भैया मैं जीत गया हूं, अब मेरा अश्वमेध का जो यज्ञ का जो घोड़ा है वो पूरी फुल स्पीड से दौड़ेगा। मैं सिकंदर हूं, मैं हर जितने भी सल्तनतें हैं सारों को फतेह करता चला जाऊंगा। उन्होंने कहा जो बराबर में पहली सल्तनत पड़ती है वो है हरियाणा, हरियाणा चलते हैं, हरियाणा को फतेह करेंगे। उन्हें रिपोर्ट दी गई कि भैया अंदर तो बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है, बस इस राज्य को तो फतेह करना बड़ा आसान है। पूरी रिपोर्ट आ गई वहां से, अंदर से गुप्तचरों ने सारी रिपोर्ट भेजी राहुल गांधी को। राहुल गांधी खुश, राहुल गांधी ने भी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करी। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, राहुल गांधी भारत के अंदर नहीं, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट लेके कहीं गए हुए थे, ये बताने के लिए कि भैया देखिए पहला राज्य हमने फतेह कर लिया, ये पूरी रिपोर्ट है जी, हम जीत जाएंगे, जश्न मनाएंगे यहीं। रिजल्ट आया, मतपेटियां खुली, 10 बजे तक भी ठीक था, 11 बजे तक भी ठीक था, 12 बजे खेल पलट गया। अब मैं खुद मान के सोच रहा था भैया कांग्रेस जीतेगी, मैं तो आराम से सो रहा था, किसी का फोन आया 11:30 बजे, अरे वो तो खेल पलट गया। फिर मैं उठा, फिर मैंने देखा अरे तो सही में खेल पलट गया। राहुल गांधी को बड़ी दिक्कत हुई। कारण, जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा की जीत होगी, शंभू बॉर्डर खुलेगा, सिंघू बॉर्डर पे किसान आएंगे और दिल्ली को ढाका बनाया जाएगा, जो ये लोग सोच रहे थे ढाका में छात्र थे, दिल्ली में किसान होंगे, उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो। जिन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी का जो मैनेजमेंट है, राहुल गांधी का जो करिश्मा है, राहुल गांधी का जो बयान है, राहुल गांधी की जो जातीय पॉलिटिक्स है, उन्होंने कहा कि भैया जातीय जनगणना हो, और जाति के ऊपर उन्होंने जो जो कहा, उन्होंने कहा भैया जाति का ही खेल होगा, हरियाणा पहली टेस्ट
लेबोरेटरी बनेगी, उसमें जाट वर्सेस ऑल करके एससी को साथ लेके और इस जातीय विभेद को इस्तेमाल करके हम वहां पे अपना खेल करेंगे। वहां पे चला क्या? वहां चला हिंदुत्व। क्यों? लखनऊ से आ गया एक योगी, उसने आके कह दिया बटोगे तो कटोगे। वो नारा सब कुछ फेल कर दिया राहुल गांधी की पूरी राजनीति को। पहला झटका लगा हरियाणा के अंदर। अमित शाह का मैनेजमेंट, जो लोग कह रहे थे अमित शाह की वजह से 240 हारे, 240 पे आए, वो ही मैनेजमेंट संभाल रहे थे। किस तरीके से जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, छोटी छोटी बैठकें की जा रही थी हरियाणा में। योगी का करिश्मा हो, अमित शाह का मैनेजमेंट हो और मोदी का नेतृत्व हो, उसने कमाल करके दिखाया ना हरियाणा के अंदर। और राहुल गांधी वहीं फेल हो गए। उन्होंने तो माना यार ये हुड्डा साहब कर देंगे कुछ करिश्मा। उसके बाद साथ में एक और चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर का, वहां भी राहुल गांधी का करिश्मा चलेगा। करिश्मा ऐसा चला अगले को वहां पे मंत्री पद नहीं मिल रहा है। 6 कैंडिडेट जीते, वो सारे के सारे अल्पसंख्यक जीते हैं। 6 विधायक बने अल्पसंख्यक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा में हिंदुओं ने नकार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? भैया हरियाणा में ये कह रहे हैं कि वोट शेयर में बहुत कम गैप है, 0.8% का गैप है। एक 39.9 कुछ है, एक 39.05 कुछ ऐसा करके है कांग्रेस का, बीजेपी का थोड़ा ज्यादा है। वो ये भूल जाते हैं नूह मेवात का 2.5% भी है इसके अंदर, जो एक तरफा गया है वहां पर। अगर उसे हटा दे तो गैप 2% कहा जाता है। 2% बहुत होता है विधानसभा के अंदर, इसलिए आपको ये 10 सीटों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, आपके कैंडिडेट जीते सारे अल्पसंख्यक, वहां के हिसाब से बहुसंख्यक, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है वो, वहां तो बहुसंख्यक है वो सारे। यानी कि आपको वहां हिंदुओं ने भी वहां भी नकार दिया। यानी आपकी जातीय पॉलिटिक्स वहां पर भी नहीं चली, क्योंकि आपने हमेशा जाति में बांटने की बात किसके लिए की? हिंदुओं के लिए की ना। आपने कभी नहीं कहा मुसलमानों में भी जाति का जनगणना करा दी जाए, क्योंकि आपने उसे तो एक वोट बैंक माना। वो तो एक वोट बैंक है मुसलमान। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जो राजनीति चल रही है उसमें जो शब्दावली है मैं उसका इस्तेमाल कर, उसमें तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना भैया वो एक है और तुम बहुत सारे हो, तुम्हारे अंदर फला इतनी 100 जातियां हैं या 1000 जातियां हैं, या 2011 की जनगणना में तो जातियों की संख्या ही पता नहीं कितनी हो गई, 150 लोगों की संख्या को भी एक जाति मान लिया गया। तो किस तरीके से उसे बांटा जाए, ये फॉर्मूला दिया किसने? राहुल गांधी। ये राहुल गांधी को फॉर्मूला दिया फ्रांस के एक प्रोफेसर ने, क्रिस्टोफर जेफरलो, जो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। 2020-21 की बात है। उसने कहा फुल डिविसिव पॉलिटिक्स पे जाओ भैया, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर पॉकेट्स में कहीं 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 जीतोगे और सब कुछ मिलाओगे तो कुछ तो होगा तुम्हारे पास। 50 से नीचे क्या जाओगे? 50 पे वो नहीं जीत रहे जो कांग्रेस के नाम पे जीत रहे, 50 वो जीत रहे हैं, कम से कम 50 आदमी तुम्हारे पास हो जो अपने बलबूते जीत रहे, तो उसमें कुछ तो ऐड होगा। राहुल गांधी को लगा बात तो दम में सही है, दम है बात में। उसने मध्य प्रदेश के और राजस्थान के चुनाव से पहले ये करना शुरू किया। शायद उस स्तर तक वो पूरे राज्य स्तर पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो धीरे 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 राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा फिर, क्योंकि टाइम लेता है, आप नैरेटिव चलाते टाइम लेता है, वो टाइम लिया 2024 तक का। इसके बाद 99 आ गई, उन्हें लगाया ये तो बहुत अच्छा है। फिर मोदी जी को भी थोड़ी, और योगी जी को, और योगी जी तो खैर पहले से ठीक है, लेकिन अमित शाह जी को थोड़ा लगा नहीं यार कुछ तो कोर्स करेक्शन करना है। वापस से वो 2013 के ड्राइंग बोर्ड पे पहुंचे भैया। उन्होंने देखा क्या क्या चीजें थी जिसने 14 और 19 जिताया। उन्होंने कहा यार हिंदू था जिसने जिताया, राष्ट्रवाद था जिसने जिताया, राष्ट्रीय सुरक्षा थी जिसने जिताया। उन्होंने कहा वापस लाओ इसे भैया, ये विकास विकास तो सब साइड में चलता रहेगा, पहले इसे लाओ। राहुल गांधी को वहीं उनके 7.5 शुरू हो गई जी, वही दिक्कत परेशानी उन्हें राहुल गांधी को शुरू हुई। तो बीजेपी ने जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी शुरू की, राहुल गांधी को वहां से दिक्कत शुरू हो। अब राहुल गांधी के पहुंचे झारखंड, अगला चुनाव क्या है? झारखंड का, महाराष्ट्र का। जी, झारखंड में पिछली बार 31 सीटें पे चुनाव लड़े थे, इस बार जेएमएम कहने लगी भैया कहां हरियाणा में हार के आए हो तुम? 29 सीट मिलेगी, 2 सीटें तो काट ली है मैंने अभी। राहुल गांधी आज झारखंड गए हैं क्योंकि हाँ। उन्होंने कहा भैया, उसने कह दिया जेएमएम ने कि जो लोकल लीडरशिप है ना या स्टेट वाली, इनसे तो हम बात ही नहीं करते, कांग्रेस हमारे लिए है ही नहीं, तो पैरासाइट है, हमारी छाती पे चढ़ के चुनाव लड़ती है और सीटें लाती है। राहुल गांधी को भेजो। राहुल गांधी भी आया तो आते आते तो 2 सीट कम हो गई। कल तक की जानकारी है, अभी पता नहीं क्या निकलेगा, बैठक होगी क्या उसमें से निकल के आने वाला है। बीजेपी ने अभी, मैं आपके शो से आने वाला हूं, बीजेपी ने अपने ऑलरेडी 66 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। 68 सीटें उसके हिस्से में आई है, 66 घोषित कर दी उसने। और वहां भी पट्टा भी
पहुंचा है झारखंड, वो पूछने भैया कितनी सीट पे मुझे दोगे, फिर उसके बाद वो तय करेगा कि किसी किसे लड़ाना है। तो कब उन्हें समय मिलेगा, कब जाके चुनाव प्रचार करेंगे, कब वो लड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि उसे पता है झारखंड जैसा राज्य परेशानी में है, फिक्स में है। अब अभी तो झारखंड पहुंचा, अभी तो उसे मध्य प्रदेश, वहां माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र भी जाना है। और संजय राउत कह रहा है नहीं, महाराष्ट्र में तो खेल कर दिया ना अखिलेश ने। हाँ, वो मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जी अखिलेश ने वहां नहीं किया, उसने तो यूपी में भी कर दिया। मैं जी आपको जी। बता रहा हूँ, हरियाणा में हारा, झारखंड में फंसा, अब कह रहा है चलो महाराष्ट्र चलता हूँ, शायद वहां कुछ मिल जाए। जिस दिन ये हम्म। चुनाव हारे हरियाणा के, उस दिन संजय राउत ने क्या कहा, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, संजय राउत दोनों ने, भैया सहयोगियों को साथ नहीं लिया। संजय राउत तो कह रहा था हमें भी एक आधी सीट दे देते तो वहां शायद तुम जीत जाते। संजय राउत जैसा व्यक्ति उसे बयान देकर जवाब दे रहा है, क्या मतलब भैया तुम्हारे क्या शब्द ठीक नहीं है, लेकिन औकात क्या रह गई तुम्हारी। अब संजय राउत कल क्या कह रहा है, ये नाना पटोले वटोले हम इनकी नहीं मानते, सीट शेयरिंग कांग्रेस बेकार है। कांग्रेस के साथ वो व्यक्ति उसे जवाब दे रहा है, कांग्रेस। महाराष्ट्र में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी ने ऑलरेडी तय कर लिया। बीजेपी 155 सीटों पर लड़ रही है, शिंदे ग्रुप 78 सीटों पे, 55 के लगभग सीटें इसके हिस्से में आई है, अजीत पवार के, और बीजेपी अपने हिस्से में से छोटी पार्टी को कुछ देगी, कुछ लगभग समीकरण ऐसा है। लेकिन वहां तो अभी भी 28 सीटें फंसी हुई हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे और ये कांग्रेस की सींग फंसे हुए हैं। अब राहुल जाएगा सींग निकालने के लिए, पता नहीं उन सींग के बीच में खुद ही फंस जाएगा क्या नहीं। नहीं, तो हरियाणा भाव ने एक्चुअली इंडी ब्लॉक में भी इनकी एसटीसी कर दी ना। ये हाँ तो हाँ, कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे, ना घाट के, ना तो इंडी ब्लॉक में कहीं रहे, ना डीप स्टेट में जहाँ इन्हें बुला बुला के दावत दी जा रही थी वहां रहे। मनविंदर जी, हरियाणा की एक कहावत है, घनी श्याणी दो बार पोवे और भुक्की सोवे। यानी जो घनी छानी बहू होती है ना घर में, ज्यादा बहुत दिमाग लगाती है, दो बार तो हम्म। खाना बनाती है फिर भी भूखी सोती है, वो राहुल गांधी के साथ है। ज्यादा शाणे बन रहे थे, सारा काम किया, लेकिन काम नहीं आया। उसके बाद महाराष्ट्र में दिक्कत हो गई। अब यूपी वाले हैं अखिलेश भैया, 10 सीटों पे बाई इलेक्शन है यूपी के अंदर, 6 पे हम्म। ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित कर दिए, इनके साथ कोई मीटिंग भी नहीं की। भैया बड़ा यार आना था, हाथ पकड़ पकड़ के संसद में बैठे हुए थे, बराबर में बैठाए हुए थे, वो अयोध्या नरेश को भी दो बैठाया सीटें हुआ था तो इनकी कोटा। अपनी थी ना, जहां ये लड़ना चाह रहे थे। हाँ, वहां तो बहुत बुरा वाला थप्पड़ पड़ा इनको। एक सीट तो मेरे बराबर वाली है, जहां से मैं हूं उसके बराबर वाली है, वहां जी। ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। और बीजेपी के लिए फिलहाल के समय, आज के समय में वो सीट बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वह 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। आजाद समाज पार्टी से भी मुसलमान है, बसपा से भी मुसलमान है, सपा से भी मुसलमान है। और वो वैसे आरएलडी को वो सीट गई है, तो आरएलडी से जो कैंडिडेट है उसकी स्थिति बेहतर है, लेकिन चुनाव तक क्या होता है मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल के समय में समीकरण ठीक लग रहा है उस सीट पे, बात छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी को हर जगह धक्का लगा। अब अखिलेश यादव फिर महाराष्ट्र, अखिलेश यादव ने यूपी में तो खेल कर दिया, आपने बताया 2 महाराष्ट्र सीट में ऐसी गए। थी। हाँ, अब वो महाराष्ट्र में चले गए, वो आजमी अब बयान दे रहा है वहां, भैया अभी हमारे 1 या 2 विधायक है, जिस दिन 6 विधायक हो जाएंगे उस दिन कोई भी मुसलमान दिक्कत परेशानी में नहीं होगा, और मैं सामने खड़ा हूं, और ये अखिलेश जी भी साथ खड़े हैं। तो अखिलेश कर क्या रहा है, उन्हीं के तो, अगर उन्हें सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं मिलता तो मुस्लिम वोट ही तो काटेगा, किसके काटेगा, एमबीए की तो काटेगा, कांग्रेस की तो काटेगा, वो आदमी वहीं से तो विधायक है। तो ये सब कुछ अगर आप देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, राजनीति में जो इंडिया अलायंस है, तथाकथित जो इंडिया अलायंस है, वैसे तो भिंडी अलायंस है या टिड्डी अलायंस है, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं, सबने अपने अपने तरीके से उसे नाम दिया हुआ है। एनडीए कितना इंटैक्ट है और इंडिया अलायंस कितना फ्रेगमेंटेड है, वो सब आपको समझ आएगा। एक का लीडर मोदी है, पंचकुला में शपथ ग्रहण हुआ, सारे सहयोगी दलों के भी और अपने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां थे, मंच से धन्यवाद प्रस्ताव किससे पास कराया गया, चंद्रबाबू नायडू से। तो पूरा का पूरा आप देखिए किस तरीके से बुके सजाया हुआ, हर एक को जिम्मेदारी दी गई, नड्डा जी के और उनके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और अमित शाह के बीच में चंद्रबाबू नायडू को बिठाया गया, ललन सिंह को अगली पंक्ति में बिठाया गया, जितने सहयोगी दल थे उन सबको वहां जगह दी गई, सबको पूरा सम्मान दिया गया। अब इंडिया अलायंस में आधे तो पहुंचे भी नहीं उमर अब्दुल्ला वाले मामले में। उमर अब्दुल्ला ने तो, वो इंडिया अलायंस का जो मेंबर है, अगर नॉर्थ से ही शुरू करे, उसने सीधा कह दिया भैया मोदी के सहयोग से बढ़ेंगे हम तो आगे। सबसे पहली तो उंगली राहुल को उसी ने दिखा दी। कहां है इंडिया अलायंस, उस इंडिया अलायंस की बैठ, उमर अब्दुल्ला के स्टेज पे इंडिया अलायंस में तो राहुल भी बैठा था और डी राजा भी बैठा था, डी राजा की पत्नी राहुल के खिलाफ लड़ी थी, ये इंडिया अलायंस है।
मतलब किस तरीके से फ्रेगमेंटेड है, सिर्फ ये क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि गुजरात का और लखनऊ का एक आदमी ये तय करके बैठा है भैया इनको खत्म करनी। जो फवारा, ये जो गुब्बारा उड़ा था 4 जून को, उसे उतनी ही तेजी से नीचे खींच लिया गया। अब भैया राहुल गांधी को तो ये लगा हम बड़ा, उसके ऊपर बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा, कहीं से मैं नाम नहीं ले रहा किस किस ने, सब पता है, सब सुधी दर्शक हैं, तो बहुत लोग हैं, उन्होंने सोचा भैया राहुल गांधी कुछ करेगा खेल हरियाणा से। अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया यार लग नहीं रहा चलेगा, ये ऑप्शन तलाशे जाए, क्या क्या किया जा सकता है। उनके बहुत सारे लोग हैं जो भारत में भी इस सरकार के या इस राष्ट्रवाद के खिलाफ किस तरीके से खड़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी के विकास यादव वाला मुद्दा चल रहा है कि एक तथाकथित रॉ एजेंट है जी। भैया, उसने कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट वाला जो चल रहा है। पहली बात तो अगर उसने किया है तो भैया बहुत बहुत अभिनंदन और आभार, अगर आप आतंकवादियों को निपटा रहे हैं तो आप इस देश के वीर सपूत हैं और हम आपके साथ तैयार खड़े हैं, जो भी सहयोग हमारा चाहिए हम उसके लिए खड़े। अब उसके खिलाफ बोलने में कौन आया? सागरिका घोष, बंगाल वाली। अरे देखिए रॉ एजेंट काम कर रहे हैं। भैया रॉ बना क्यों रखी है फिर? रॉ इसलिए तो बना रखी है, उसका एजेंट काम करेगा भारतीय सुरक्षा के लिए। फिर वो कौन थी वो जो हीरानंदानी के चक्कर में थी वो? मोया मोइत्रा। हाँ मोइत्रा, वो भी इसी परिपाटी को पढ़ने लगी। क्यों? वो भी तो कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्टेड है, उन्हें भी तो कोई बता रहा है ना कि भैया ये करो, सरकार को घेरो। ये तो छोटे छोटे मिनियंस हैं। भैया विकास यादव का मुद्दा उठाओ, देश में ऐसा मुद्दा, मैं कह रहा हूं जितना विकास यादव के बारे में देश में पता चलेगा, जितना विकास यादव का मुद्दा देश में एम्पलीफाई होगा, लोगों के बीच में जाएगा, उतना मोदी के लिए सिंपैथी बढ़ेगी कि भैया फला विदेश में जाके आतंकवादी ठोक रहा है। 19 में तो इसी बात पे जीते थे, बालाकोट किया था कि भैया विदेश में जाके आतंकियों को मार के आया, भैया आपके प्लेन नहीं गए, आपके जवान चले गए। तो और अच्छी बात, मैं तो कह रहा हूँ ये चीजें करें, ट्वीट किया, ये तो वीडियो बना के और जाके भाषणबाजी करें पूरे के पूरे विकास यादव के नाम पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दरअसल डीप स्टेट है ना, ये पूरा जो भारत में चाहता है कहीं ना कहीं अराजकता फैलाना, कारण वो चाहता है भारत में एक प्लायबल सरकार हो जो उसके हिसाब से चले, जो उसके अनुसार काम करे। लेकिन मोदी वो काम नहीं करता, कारण ब्रिक्स की मीटिंग है। पिछली बार ये रशिया गए थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा था अरे डीप स्टेट वालों ने, अमेरिका वालों ने, नहीं नहीं वो हमारी नाटो की बैठक चल रही है, आप वहां मत जाइए, आप वहां जाएंगे तो नाटो की बैठक थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। मोदी जी ने कहा तुम करते रहो भैया, तुम्हारी बैठक अलग चल रही है, मेरा यात्रा अलग है, मैं तुमसे क्या मतलब है। अब की बार वो फिर ब्रिक्स में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, महीना 2 महीना रुक जाओ। कह रहे तुम्हारा चुनाव चल रहा है, मैं क्या करूं, मेरा काम है, मेरे देश की सुरक्षा है। वो जा रहे हैं ब्रिक्स के अंदर। तो उन्होंने कहा यार ये मोदी तो नहीं मानता, इसकी बाह मरोड़नी पड़ेगी। तो वो पूरा का पूरा जो भी भारत के अंदर अराजकता कर सकते हैं वो करने का वो प्रयास कर, पॉलिटिकली अपने आदमी तैयार करे हैं। कोई इटली वाला है, कोई दिल्ली वाला है, कोई लद्दाख वाला है, ऐसे 3-4 नाम है ना। एक उड़ीसा वाला भी था, खैर वहां का एक पार्टी हार गई तो उड़ीसा वाला भी शांत हो गया। वो वहां के मुख्यमंत्री का कुछ खास माना जाता था, जो तमिलनाडु से आके उड़ीसा राहुल में को जाता। रिप्लेस तो नहीं करने वाले डीप मैं स्टेट बता वाले? रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे नाम हैं, लद्दाख, दिल्ली, इटली, उड़ीसा, एक बिहार में भी आ रहा है आजकल। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जनता समझे एक बिहार में भी आ रहा है, वो कोई यात्रा वात्रा निकाली उसने। जी जी। हाँ, ये 5-6 नाम हैं, हर एरिया में फैलाए हुए हैं, जहां भी चाहे वहां एक्टिवेट कर दो। नाम किसी का नहीं लिया, जनता समझ जाएगी, जहां चाहे वहां एक्टिवेट कर दो। अब दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ी बैट लगाई इटली वाले पे। अब इटली वाला फेल होता दिखा रहा है क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी है। तो उन्होंने कहा यार ये इटली वाला फेल हो रहा है, ये बहन से बात करो। इटली वाले की एक बहन भी है, उसकी भी महत्वाकांक्षा है। उसके एक जानकार कोई रिश्तेदार थे, मैंने उनसे एक दिन बात भी करी, तो वो खैर मान नहीं रहे थे, और मैं तो किसी सार्वजनिक मंच पे पूछ लिया था कि भैया दीदी में कुछ झगड़ा है क्या। वो तो खैर उन्होंने माना, नहीं मानते बिना रिश्तेदार थे वो। तो अब दीदी पे धीरे धीरे बैट लगाने की कोशिश है। अब देखिएगा, ये बात मैंने कही थी मार्च के अंदर कि भैया दीदी के अंदर झगड़ा है, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई, अरे ये तो एक परिवार है, तुम कैसी बात कर रहे हो, और ये और वो। 4 महीने बाद वीडियो बनाने लगे। मार्च से कह रहा हूं ये बात। आप ये देखिए भैया दीदी में जल्दी ही आपको खुली बैटल होती दिखाई देगी। कारण है, दीदी के जितने भी खास है सबको साइडलाइन किया जा रहा है।
दीदी के जितने खास है सबको साइडलाइन किया जा रहा है। यहां तक कि दीदी के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में से लेटर जारी हो गया था दीदी के खास आदमियों के खिलाफ कि भैया देखिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आपको लग रहा है कि एक जो भारत का तथाकथित प्रथम परिवार है उसकी बेटी के खिलाफ कोई कांग्रेसी जाकर कोई लेटर लिख देगा? और उस दीदी के खास आदमियों को किस तरीके से पार्टी से धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। दीदी सबसे ज्यादा खुश है, भैया फेल हो रहे हैं, प्रोप्राइटरी परिवार के पास ही रहनी है, तो भैया मेरा नंबर आएगा अगला। इसलिए दीदी के खास व्यक्ति जो कर्नाटक से आते हैं वो कमला हैरिस की रैली में भी गए थे। जी। अब समझिए कनेक्शंस कहां से हैं। शिव जी का नाम आता है उनके नाम में, दीदी के जो खास हैं वो गए थे अमेरिका। तो पूरा खेल परिवार के अंदर भी बहुत बेहतर नहीं है और डीप स्टेट भी सोच रहा है इनके परे जाकर कुछ तो तलाशें। कब तक एक लंगड़े घोड़े पे दांव लगाया जाएगा? ये तो मोदी हर जगह पीट रहा है। 4 एग्जाम्पल मैं अभी दे सकता हूं जहां अमेरिका को इतनी मुंह की खानी पड़ रही है, बुरा हाल है। दक्षिण में चले जाइए, मॉरिशस, चागोज आर्किपेलागो नाम का एक द्वीप है जिसके बराबर में अमेरिका का बेस है। वो भारत ने इंग्लैंड से छीन के मॉरिशस को दिलवाया और मॉरिशस कह रहा है भैया आओ इसे डेवलप करो। मालदीव्स जो इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ, तो वो कह रहा बाबूजी तो कटोरा लेके आया हूँ, कुछ डाल दो इसमें। तो भारत ने कहा चल ठीक है, तेरा पूरा का पूरा रोल ओवर कर देता हूँ, 400 मिलियन डॉलर लो। वो बांग्लादेश वाला वो परेशान, बिजली काट दी, पानी छोड़ दिया, वो अलग परेशान है। सारे के सारे जो लोग भारत के इस्तेमाल खिलाफ करना चाह रहे थे वो सब भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिए। हालत यह है अमेरिका को युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन में हथियार भारत दे रहा है। भारत से जाती है आर्टिशेल 155 मिलीमीटर की। तो भारत किस व्यापक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है, डीप स्टेट उससे परेशान है कि कहीं ये दूसरा चाइना तो नहीं हो जाएगा। और उसमें भी दिक्कत यह है कि क्या भारत चाइना की गलती से सीख के और बेहतर तरीके से होके तो नहीं निकलेगा। इसको डीप स्टेट की दिक्कत, इसलिए वो हर प्रयास कर रहा है। कभी कनाडा को छोड़ देता है भारत के ऊपर कि भैया तुम कुछ करो, वहां फेल हो जाता है तो फिर कुछ और हो जाता है, फिर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होना शुरू हो जाता है, भैया रेल की पटरियों पे और पता नहीं कहां कहां क्या क्या। वो डीप स्टेट का प्रयास रहता है। अभी आजकल एक नया चला है, वो भी मैंने एक बार कहीं अप्रीहेंशन जताया था, भैया रेलवे पटरियों पे कुछ हो सकता है तो हवाई जहाज पे भी हो सकता है। अब बॉम्ब थ्रेट्स आते हैं कि एक दिन में 20-20, 30-30 प्लेन को लैंड करना पड़ता है। जी, आज काफ़ी जगह पे थ्रेटनिंग हुई है बिल्कुल। एयरपोर्ट्स पे। तो किस तरीके से भारत के अंदर 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट करें, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करें, भारत को विदेशी ताकतों से परेशान करें, जो आसपास के पड़ोसी हैं उससे परेशान करें, किस तरीके से भारत की पॉलिटिकल पार्टीज है उसका इस्तेमाल करके भारत को परेशान करें। ये सब इस्तेमाल करने का प्रयास डीप स्टेट के माध्यम से है। उनका जो सबसे बड़ा एसेट भारत में था वो लगातार फेल हो रहा है। और जो ये कह रहे हैं 99 सीट आ गई, मोदी को मजा चखा दिया, मैं कह रहा हूं तुम्हारी कितनी भी सीट आई, प्रधानमंत्री कौन है फिलहाल? वो तो मोदी ही है ना। तो क्या करोगे उस 99 सीट का? एट द एंड ऑफ द डे शपथ तो मोदी ने ही ली। मैं कह रहा तुम्हारी और भी सीट आती, शपथ तो मोदी ही ले रहा है। वो तो फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम है, मोदी ने कर लिया। तुम कितना भी तेज दौड़े, तुम थे खरगोश, पहाड़ तो कछुआ हुआ। सही तो कह भैया रहे हैं। डीप स्टेट कुछ भी करता रहे लगातार। और मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश बीजेपी है। जिस दिन तक इस पे पैसा लगता रहेगा उस दिन तक हमारी मजे मजे। क्यों? ये जलेबी की फैक्ट्री लगाएगा, ये कहेगा जलेबी एमएसपी पे बेचो, ये ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा, हम मजाक उड़ाते रहेंगे, एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट रहेगी। ठीक है, चलिए अच्छा है, बीजेपी तो चाहती है ये सब चीजें होती रहे। लेकिन शिवम जी, एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में उनकी जो पसंद की सीटें छीन ली हैं अखिलेश यादव ने, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या संदेश है उसमें? संदेश साफ है कि भैया तुमने जो लोकसभा जीती है ना यूपी में, हमारे सहयोग से जीती है। पिछली बार तुम इंडिविजुअल लड़े थे, एक सीट आई थी, उससे पिछली बार 2 सीट आई थी, उसमें भी मुलायम सिंह ने कह दिया था हमने वोट ट्रांसफर करवाया है। तो अखिलेश के बलबूते जीते हो तुम लोकसभा की सीटें। तो अखिलेश तय करेगा कि विधानसभा कहां कहां और कितना पे लड़ना है। वहां उमर और अब्दुल्ला तय आज करेगा। आज जो महाराष्ट्र में किया है अखिलेश ने, मुझे लग रहा है वो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा खेल कर दिया है एंड इनको औकात दिखा दी है औकात दिखा कांग्रेस दिए, को। प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो ये कह रहा है भैया तुम्हारे इंडिया अलायंस में मैं साथ हूं,
कल को वोट देने की बारी आई, कहीं वोटिंग हो गई, तो मैं इधर उधर भी जा सकता हूँ, वॉकआउट भी कर सकता हूँ। कोई शादी थोड़ी हो गई तुम्हारे साथ, 7 फेरे थोड़ी ले लिए कि भैया तो तुम कहोगे तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। अभी 4 सीटें बचती हैं यूपी में, एक कह रहा है शायद दे दूंगा, देख लूंगा, अगर वहां चाहिए तो यहां दो मुझे 1-2, वो एडजस्टमेंट है, वो सब, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है। मुलायम सिंह कहते थे, कांग्रेस को अगर अपने दरवाजा दिखाया अपने घर का, ये तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगी। अखिलेश समझा अब जाके, सारी पार्टियां ना 14 के, ये 24 के बाद समझी हैं ये जाके। एंड व्हाट अबाउट दिस झारखंड? झारखंड में भी कोई हेमंत सोरेन बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। वो जिस तरीके से इमिग्रेशन का मुद्दा वहां भी है, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट है, भ्रष्टाचार के आरोप में खुद व्यक्ति जेल जा चुका, और सब कुछ जिस तरीके से चल रहा है, चंपाई सोरेन छोड़ के चले गए। जो आदिवासी बेल्ट है उसमें 10-12 सीटें ऐसी हैं जिसपे चंपाई सोरेन का बेहतर होल्ड है। मुझे नहीं पता कितना, और मेरे हिसाब से अगर बीजेपी ने अगर चंपाई सोरेन को तोड़ा है, मेरे हिसाब से उन्हें अलग पार्टी बनानी चाहिए थी, बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए। वहां जाके उन्हें अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहिए था, ताकि वो जेएमएम की वोट काटते। अब तो ये हो गया, ये भाजपा ही है, फिर वही जेएमएम वर्सेस भाजपा हो गया। वो एक मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में कुछ थोड़ा चेंज होना चाहिए था। तो कुल मिला के झारखंड में भी इसकी स्थिति ठीक नहीं है। एक राज्य बताइए जहां कांग्रेस, आप ये बताइए, मैं शुरू से शुरू करता हूं। जम्मू कश्मीर में सहयोगी दल के भरोसे है, उमर अब्दुल्ला के भरोसे है। पंजाब में गायब हो गई। हिमाचल में बीजेपी से आमने सामने की टक्कर में फंसी हुई है, कभी भी सरकार जा सकती है, आ सकती है। दिल्ली में खत्म हो गई, उत्तराखंड में नहीं है फिलहाल, यूपी में तो 37-38 साल से खत्म हो गई है, मध्य प्रदेश में सफाया, महाराष्ट्र में सहयोगी दल के भरोसे, गुजरात तो अगले 50 साल भी मुझे लग रहा है नंबर ना है। तो जहां जहां सहयोगी दल के भरोसे है, वहां सहयोगी दल इसे वैसे ही लात मार देते हैं सुबह उठते ही। मतलब बीजेपी, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने को तैयार नहीं है। झारखंड और महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, राहुल को जाना पड़ रहा है सीट शेयरिंग के लिए। आपने देखा कहीं ऐसे मोदी जी जाते हो कहीं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजते हैं? खड़गे जी को भेजो भाई, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष किस काम का है? अरे जिनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, इनको टाइम राष्ट्रीय, मांग रहे मैं थे। बता रहा हूँ, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जी काम है वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जाना। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ये इल्जाम लगा है। जो मुद्दा है, ये मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी जमीनें कब्जाई है इनके बच्चों ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो उस काम पे लगाया हुआ है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। आपका संगठन महासचिव क्या कर रहा है? हरियाणा में पिछले 10 साल से कोई भी जिलाध्यक्ष और बूथ जो ब्लॉक अध्यक्ष है, इसकी कमेटियां पूरी नहीं बनी हुई है। यह हाल था हरियाणा में। कैसे जीत जाते भैया तुम? बिहार में चले जाओ, आपका संगठन नहीं है। कम से कम आधा दर्जन राज्य, 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस का संगठन नहीं है। जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तो चलो बना दिए, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये सब नहीं है। तो भैया तुम्हारा संगठन महासचिव क्या कर रहा है? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहा है? तुम्हारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? अगर ये कुछ नहीं कर रहे, तो जो इन सबको चला रहा है राहुल गांधी, वो क्या कर रहा है? तो मैं बहुत, देखिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि डीप स्टेट ने, पहले तो डीप स्टेट इतना मूर्ख कि ऐसे व्यक्ति पे दांव लगाया। बीजेपी, पूरा राष्ट्र बहुत कृतज्ञ है डीप स्टेट का कि भैया तुमने अपना पैसा डुबाने का जो इंतजाम किया, हम तुम्हारे पूरे सहयोग में। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा से जिताते रहेंगे ताकि तुम्हें भी लगे हाँ कुछ है, दम है, दम है। लेकिन वो एट द एंड ऑफ द बिकेगा नहीं वो सामान भारत के अंदर। क्योंकि जब ये तक सही आप कह रहे हैं। भारत के साथ, भारतीयता के साथ, भारतीय जनमानस के साथ मन से नहीं जुड़ेंगे, दिल से नहीं जुड़ेंगे, भारत को अपना नहीं मानेंगे, आपको भारत में हर समय कमियां दिखाई देंगी। जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, उत्तर दक्षिण के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे, सब गलतियां दिखाई देंगी। तो आप भारत को कैसे ठीक करेंगे? इसीलिए राहुल गांधी ने जो अपना चलने की कोशिश की, उनकी कुंडली में आके जो मोदी जी बैठ गए गलत घर में, और मोदी तो इसी इंतजार में था। मैं देखूं राहुल गांधी के तर्कश में कितने तीर, कितने हथियार, गोला बारूद, किस किस तरह का एम्यूनिशन है इसके पास। ये जब सब चला लेगा फिर आऊंगा मैं। क्योंकि राहुल गांधी चुनाव से 10 दिन पहले राजनीति शुरू करता है और मोदी 24 घंटे करता है, 365 दिन करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो जो जो 24/7 काम करता है ना। साल में सारा दिन पढ़ता हो, वो 10 दिन पहले रिवीजन करता है।
और ये 10 दिन पहले दोस्त को फोन करते हैं, सिलेबस क्या है भैया, तो भैया तुम कैसे पास हो जाओगे, टॉप आ जाओगे। तो बेसिक कॉमन सेंस है जी। तो शाह और मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लग रहा है वो बहुत काम कर रही है इस समय। जो हालत इस समय हम देख रहे हैं नेता विपक्ष की, वो उसी का परिणाम है। और जो जैसा कि आपने कहा कि डीप स्टेट भी अब इनका कोई सब्स्टिट्यूट तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये हरियाणा के फ़ौरन बाद एकदम से गायब हो गए थे, कहीं विदेश चले गए थे। कोई कह रहा था कनाडा गए हैं, कोई कह रहा था अमेरिका गए हैं, तो ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए होंगे ना कि हमने वहाँ बहुत कुछ कर दिया है, और नतीजा ये निकला। तो इसीलिए अब इनके सब्स्टिट्यूट तलाशे जा रहे हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी शिवम जी मेरे दर्शकों को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एंड जो लोग भी देख रहे हैं इस समय, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आपको शिवम जी की जो चर्चा है, जो बातें उन्होंने की, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। शिवम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अगेन। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।